लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सेल का इंटरफेस देखा था, जिस तरह से वर्ड में था बिल्कुल वही तमाम चीज़ें थी। आपने देखा था कि कस्टमाइज क्विक एक्सट्रूड वर्ड कहाँ पे होता है, टाइटल वर्ड किसको कहा जाता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ये तमाम जो चीज़ें थी वो आपने वर्ड में भी देखी थी। अच्छा, इसके अंदर चेंज क्या था, इसके अंदर चेंजिंग क्या जो चीज़ें चेंज थी, एक था नेम बॉक्स, फार्मूला बार, और यहाँ पे आपके रोज और कॉलम। रॉज और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है। रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, सेल बनता है। जैसे कि आपको बताया गया था, हमारे पास एक्सेल के अंदर जो रोज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, और इसी तरह से कॉलम भी हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, दोनों की आपको लिमिट बता दी थी। आपको पता होगा कि एक्सेल के अंदर हमारे पास जो रोज हैं वो 1,48,576, और इसी तरह से हमारे पास कॉलम्स हैं 60,300 समथिंग कुछ है। इसी तरह से फिर हमने देखा था कि हमारे पास व्यू बटन्स होते हैं, जिस तरह से लाइक दिस वर्ड के अंदर आपने देखा था, वर्ड के अंदर आपके पास व्यू बटन्स आ रहे थे, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और रीड। बट एक्सेल के अंदर क्या है, एक्सेल के अंदर आपके पास आता है नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, क्योंकि एक्सेल के अंदर हम क्या काम करते हैं, हम लॉजिक कैलकुलेशन, जो भी काम कैलकुलेशन वाला होता है वो तमाम काम हम एक्सेल के ऊपर करते हैं। लाइक दिस, अगर आपने कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, मार्कशीट बनानी, अटेंड शीट बनानी, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर बनाना है, इन्वेंट्री आइटम बनाना क्रिएट करने हैं, ठीक है, ये सब काम हम एक्सेल के ऊपर आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा था कि वर्ड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को 500 तक जूम कर सकते हैं, बट एक्सेल के अंदर हम अपनी शीट को 400 तक जूम कर सकते हैं। एक्सेल को हम सेपरेट शीट भी कहते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर जब हम सिलेक्ट करते हैं ब्लैंक वर्ड बुक, वर्ड के अंदर आपने देखा था ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास पेजेस होते थे, इसी तरह से वर्ड बुक के अंदर हमारे पास डिफरेंट शीट्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास हम डिफरेंट शीट्स ले सकते हैं, हर शीट्स के ऊपर आपको वही सेम रोज और सेम कॉलम्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, आपको एक छोटा सा टास्क दिया गया था, वो टास्क अभी मैं परफॉर्म करता हूँ और मुझे बताइएगा कि आपने क्या ऐसे ही किया था। एक्सेल के अंदर आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने एक्सेल ओपन किया तो मेरे पास वही तमाम चीज़ें, इंटरफेस को आपको पता है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आ गए, राइट साइड पे हमारे पास टेम्पलेट्स आ गए। ठीक है, टेम्पलेट्स आपको पता है कि हम जल्दी से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है तो टेम्पलेट हमारी मदद करते हैं, टाइम बहुत कम यूज़ होता है हमारा, और हमारी जो एफर्ट है, मेहनत है, वो भी हमें कम से कम करनी पड़ती है। बट हम जितना भी काम करेंगे हम ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर करेंगे। मैंने ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक कर दिया और ये मेरे पास एक्सेल ओपन हो गया। अब हम लिख सकते हैं, जिस तरह से वर्ड के अंदर जब तक आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट नहीं कर देते तब तक आप कुछ नहीं टाइप कर सकते, इसी तरह से यहाँ पे अगर आप वर्कबुक सेलेक्ट नहीं कर लेते, कोई टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं कर लेते, तब तक आप लिख नहीं सकते। अब बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी जो वर्ड के अंदर थी, क्योंकि वर्ड के अंदर हमने बहुत चीज़ें डीप में देखी थी। ठीक है, जो चीज़ें हम वर्ड में देख चुके हैं वो हम एक्सेल में नहीं देखेंगे इतनी डीपली। अब यहाँ पे आपको बताया था, मैं थोड़ा सा अपने शीट को जूम कर देता हूँ ताकि आपकी स्क्रीन भी जूम हो जाए। हमने नेम बॉक्स देखा था। नेम बॉक्स में क्या होता है, एक्टिव सेल का एड्रेस शो कर रहा होता है। जो सेल आपका एक्टिव होता है उस सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में आ रहा होता है, ये देखिए। ठीक है, अभी मुझे कोई बताएगा कि हमारा अभी कौन सा सेल एक्टिव है। जी, अभी हमारा कौन सा सेल एक्टिव है, कौन बताएगा। ओके, आप कह रहे थे G4। ठीक है, अब आपको जैसा कि बताया गया था कि सेल कैसे बनता है, रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन से। अब जो सेल आपने क्लिक किया होगा उसका कॉलम भी आपके पास हाईलाइट हो रहा होगा और उसकी रो भी आपके पास हाईलाइट हो रही है, देखिए ग्रीन कलर हुआ है, इसी तरह रो का भी ग्रीन कलर हुआ है। अब मुझे कोई बताएगा अभी हमारे सेल का क्या एड्रेस है। जी, अब सेल का एड्रेस क्या है, E9। गुड हो गया। अच्छा जी,
अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी, हमने सीरीज नंबर जनरेट करके देखे थे और दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके ड्रैग किया था। अब मैंने आपको जो टास्क दिया था वो मैंने कहा था 2 से लेके 10 तक आपने क्या करना है, टेबल क्रिएट करने, जो उनके आंसर है वो आपने लिखने हैं। लेकिन आपने क्या करना है, शॉर्ट से शॉर्ट पैटर्न यूज़ करना है। अब मैंने क्या किया, 2 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा और नीचे हमने लिख दिया 6, ऐसे ही है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ड्रैग किया और डाउन कर दिया। क्या आपने भी ऐसे ही किया था? क्या आपने भी ऐसे किया था? जी जल्दी से मुझे बताएं। गुड हो गया अगर 9। अच्छा, हम एक्सेल के अंदर कंप्यूटर पे, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, काम क्यों करते हैं, ताकि हमें कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। हम ये काम इस तरह से भी कर सकते थे। किस तरह से? इंडिविजुअली एक एक करके करते हैं। एक एक करके करता तो सोचें कि अगर आपके पास आपने 100 तक टेबल लिखने होते, अगर आपने 100 तक टेबल लिखने होते तो कितना टाइम लगता? अगर मैं आपको कह देता भाई 2 से लेके 100 तक टेबल लिखने, तो कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन मेरे से मिस्टेक हुई कि मुझे यही बोलना चाहिए था। चले एनीवे, ये देखिए अब ये काम लेंथी हो जाता, ठीक है। मेथड यही था, फुल टेबल क्रिएट किया था। चलें देख लेंगे कि आपने क्या काम किया था। तो हमने सिंपल सा क्या किया, आपको बताया था 2 वैल्यूज़ को जब हम सिलेक्ट करके ड्रैग करते तो वो 2 वैल्यूज़ के बीच में, बिटवीन में जितने नंबर्स का डिफरेंट होता है, थर्ड जो वैल्यू है वो उसी डिफरेंट के साथ आपकी जनरेट होती है। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 4 लिखा, इसी तरह से मैंने लिखा 3 और नीचे लिख दिया 6, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 4 6 नहीं लिखता ना, अगर मैं यहाँ पे 4 6 नहीं लिखता तो फिर इशू होता। फिर इशू क्या होता कि मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग नहीं कर सकता था। मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग नहीं कर सकता था। ये देखें, देखा आपने? तो हमने क्या किया कि हमने नीचे भी वैल्यू लिख दी 4 6। दोनों को सिलेक्ट किया, राइट साइड पे ड्रैग किया, देन नीचे की तरफ डाउन। अब मेरे पास 500 तक भी टेबल होते या 5000 तक भी होते तो मैं सेकंड्स में उसको क्रिएट कर लेता। मैं उसको क्या करता, सेकंड्स में उसको क्रिएट कर लेता। चलो ये तो बात हो गई। और अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हमने क्या किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा, ये प्लस को हम क्या कहते हैं, एडिशन। ऐसे ही है। इन ऑपरेटर्स के बारे में तो आपको पता होगा। इन ऑपरेटर्स के बारे में पता है आपको, क्या काम करते हैं ये? जी, क्या काम करते हैं ये? जी, अब ये देखिए, जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उसका थोड़ा सा टेक्स्ट क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम को ऑटो फिट कर सकते हैं। इसको मजीद हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, अपने इस कॉलम को ऑटो फिट कर दिया। जितना टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से वो क्या कर देगा, अपने कॉलम की विड्थ को सेट कर देगा।
जी। इन ऑपरेटर्स के बारे में पता है आपको? यस, हिसाब किताब, बिल्कुल। अच्छा जी, हमने कहा वैल्यू वन, वैल्यू टू, ओके हो गया। अब मैंने यहां पे लिखा 10। अब मैं ये 10 लिखा हुआ है और मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ राइट साइड पे तो क्या होगा? अगर मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो हमारे पास क्या आएगा जब मैं 10 को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा? ठीक है, ड्रैग कहां से करेंगे? आप सेंटर से ड्रैग नहीं करेंगे, वो बस सिलेक्शन कर देगा। हमने क्या करेंगे, उस सेल के ऊपर जिस वैल्यू को हमें आगे मूव करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस सेल के बॉटम पे अगर आप देखेंगे तो एक डॉट बना हुआ है। इस डॉट पे जैसे ही आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो जहां तक आपने ड्रैग करना है, लेफ्ट साइड पे ड्रैग करना है, राइट साइड पे ड्रैग करना है या बॉटम साइड पे ड्रैग करना है, आप जिस साइड पे ड्रैग करना चाहते हैं आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल वैल्यू है तो इसलिए कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप राइट साइड पे ड्रैग करें या लेफ्ट साइड पे ड्रैग करें या डाउन साइड पे ड्रैग करें या अप साइड पे ड्रैग करें। सेकेंड वैल्यू मैंने 5 लिख दी और उसको भी मैंने इसी तरह से कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इन दो वैल्यूज को प्लस करना है, एडिशन करना है इन दोनों वैल्यूज को। इन दोनों वैल्यूज को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, जमा करना है। तो क्या करूंगा जी, मुझे इन दो वैल्यूज को क्या करना है, प्लस करना है, जमा। क्या करूंगा मैं? एक्सेल में जब भी आपने किसी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है या कोई फंक्शन आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होगा। उससे पहले आपको क्या करना होगा, इक्वल टू का साइन लगाना होगा। अगर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो वो सेम वैल्यू ही लिख देगा। लेट्स देखते हैं इसको, ऐसा ही है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 प्लस 5 तो मुझे यही शो कर देगा। ये देखिए, देखा आपने? ओके, तो कोई भी आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू या कोई भी फंक्शन अगर आपने अप्लाई करना है तो उससे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना होगा। तो हमने क्या किया, इक्वल का साइन 10 प्लस 5, फर्स्ट वैल्यू लिखी, देन हमने ऑपरेटर लगाया और देन सेकंड वैल्यू लिख दी। अब वो क्या करेगा, 10 प्लस 5, तो क्या आंसर आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल 50। ठीक है, अब इसी तरह से हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, मतलब माइनस करना है। हमने क्या किया है, इक्वल 10 माइनस 5। तो अब क्या आंसर आएगा? अब क्या आंसर आएगा? फाइव। गुड हो गया। और मैं क्या कर दूंगा, एंटर की प्रेस कर दूंगा। ठीक है, या टैब, अगर आपको नेक्स्ट सेल पे जाना तो आप टैब की प्रेस कर दें। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट सेल पे जाना था इसलिए हमने टैब की प्रेस कर दी। अब यहाँ पे वही काम करेंगे, इक्वल का साइन लगाया, 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, ये आप स्टार नहीं समझिएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, ये आप
स्टार नहीं समझिएगा। मैंने जैसे ही टैब की प्रेस की, क्योंकि मुझे नेक्स्ट सेल पे जाना है, तो ये इसका आंसर आपको दे देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 50, और या इसी तरह से यहाँ पे हमने किया इक्वल का साइन 10 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। क्लियर? अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा समझते हैं फार्मूला बार। जो हमारे पास ऊपर ये फार्मूला बार आ रही थी, इसका काम क्या है। अब मैं यहाँ इस सेल पे क्लिक करता हूँ एडिशन के ऊपर, तो ऊपर फार्मूला बार के ऊपर वही लिखा हुआ आ रहा है सेम। अगर मैं वैल्यू 1 पे क्लिक करता हूँ तो वैल्यू 1 आ रहा है, मैं प्लस के सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। 10 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो 10 लिखा हुआ आ रहा है। बट जहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है वहां पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें आंसर 1 में, इस सेल को मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूं, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया। अब अगर मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा, इस सेल पे क्लिक करूंगा, अभी आपको ये क्या नजर क्या आ रहा है, वैल्यू क्या लिखी हुई नजर आ रही है आपके पास जी। ये वैल्यू कौन सी है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, जल्दी से मुझे बताएं क्या लिखा हुआ आ रहा है। 15। अब जैसे ही मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो फार्मूला बार पे देखिएगा कि क्या शो करेगा। ये हमें फार्मूला बार में क्या बताता है, इंडिकेट करता है कि इस सेल के पीछे जो भी फंक्शन या आपने जो भी फार्मूला लगाया होगा वो यहाँ पे आपके पास शो होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल व्यू के अंदर आपके पास जो भी आपने फार्मूला या फंक्शन लगाने के बाद जो वैल्यू जो आपके पास आंसर आएगा वही आंसर आपका डिस्प्ले होगा। बट इसका आंसर किस तरह से आया वो चीज़ हम फार्मूला बार में देख सकते हैं, ठीक है। बट मैं 10 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 10 ही शो कर रहा है, 5 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 5 ही शो कर रहा है। बट इस वाले 5 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ आंसर वाले 5 पे, तो ये देखो क्या कह रहा है, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया इक्वल का साइन 10 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसी तरह से मैं डिवीजन के सेल वाले के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं तो आंसर 2। अब ये काम थोड़ा सा हम डिफरेंट पैटर्न से करके देखते हैं, फिर उसको समझेंगे क्या डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल का साइन लगाया। अब मैं वैल्यू लिखूंगा नहीं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया था 10 लिखा था, मैंने क्या किया था इक्वल का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाया था 10 प्लस 5 किया था। तो अब यहाँ पे हम ये काम नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिन वैल्यू को हमें प्लस करना है, एडिशन करना है, जिन वैल्यू को ऐड करना है उन सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने कहा इस सेल को, मतलब ये सेल कौन सा है, C5 प्लस C6, C5 के अंदर जो भी वैल्यू उसको प्लस कर दो C6 के साथ। अब मैं एंटर करूंगा तो क्या आंसर आएगा। अब मैं अगर एंटर की प्रेस करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा जी। अगर मैं अब एंटर की प्रेस करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। वॉइस स्लो आ रही है क्या आपके पास? वॉइस तो मेरे पास यार फुल है, अब वॉइस तो मेरे पास बिल्कुल फुल आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से, वॉइस का कोई इशू नहीं है। आप देखें जी, तो हमारे पास सेम ही आंसर आएगा, ये देखिए। अब यहां पे भी मैं यही काम करता हूं,
यहां पे मैंने क्या किया, इक्वल का साइन, ये वाले सेल को मैंने क्या कर लिया, अब मैं हार्ड कोड में वैल्यू नहीं दे रहा, मैं अब 10 नहीं लिख रहा, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस सेल को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इस वैल्यू को 10 वाले को भी करना है, हमने इसको क्या कहा, D5 माइनस D6 एंटर किया, सेम आंसर आ गया। इसी तरह से हमने यहां पे भी यही काम किया, इक्वल का साइन, E5 मल्टीप्लाई बाय E6। आप सेल का एड्रेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो खुद भी टाइप कर सकते हैं E6, ये देखें, और टैब की प्रेस कर दी। और इसी तरह से यहां पे भी हमने ये काम किया, हमने कहा F5, ठीक है, डिवाइड बाय F6, ठीक है, और एंटर कर दिया, तो ये देखिए सेम आंसर आया। लेकिन ये दोनों जो आंसर्स आए, आंसर 1 और आंसर 2, ये दोनों बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंट है, कोई मुझे बताएगा इस चीज में डिफरेंट क्या? आंसर तो आपके पास बिल्कुल सेम आए, आंसर तो आपके पास बिल्कुल सेम आए, लेकिन एक में हमने क्या किया था, सेल का एड्रेस सेलेक्ट किया, और दूसरे में हमने कांस्टेंट वैल्यू दी, जिसको आप कहते हैं हार्ड कोड में, ठीक है। अब मुझे जल्दी से आप बताएं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, मुझे आप बताएं इन दोनों में डिफरेंट क्या है, आंसर 1 और आंसर 2 में। आंसर 1 में हमने क्या किया, इक्वल 10 जो लिखा वो हमने हार्ड कोड में लिखा, मतलब कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, फिर हमने ऑपरेटर का साइन, फिर देन हमने सेकंड वैल्यू लिख दी 5, ऐसे ही है। और नीचे वाले पे हमने क्या किया, हमने इक्वल का साइन लगाया, और जिस सेल में 10 लिखा हुआ था उस सेल को सिलेक्ट कर लिया, प्लस का ऑपरेटर का साइन लगाया, और फिर सेकंड वैल्यू के अंदर जहां पे 5 लिखा हुआ था, जिस वैल्यू को हमें ऐड करना था 10 के साथ, उस सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर ले या खुद टाइप कर ले, दोनों एक ही बात है। अब इनमें डिफरेंट क्या है, हमने दोनों डिफरेंट मेथड सेलेक्ट किया है। एक मेथड में, आंसर 1 वाले मेथड में हमने क्या किया, हार्ड कोड में वैल्यू दी है, कांस्टेंट में दी है, और दूसरे के अंदर, दूसरा जो सेकंड मेथड था उसके अंदर हमने सेल का एड्रेस दिया है। दोनों में क्या डिफरेंट होगा? नहीं, मेथड एंड फार्मूला नहीं, तो फार्मूला तो दोनों में, इक्वल का साइन आ गया तो वो फार्मूला दोनों में है। कोई भी फार्मूला फंक्शन इक्वल के बगैर आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी फार्मूला फंक्शन आप इक्वल साइन के बगैर यूज नहीं कर सकते। नहीं, हमने दो मेथड यहां पे यूज किए हैं। आंसर 1 के अंदर हमने क्या किया, हार्ड कोड में लिखा है, मतलब कि 10 1 0 टाइप किया है, फिर ऑपरेटर का साइन लगाया, प्लस फिर हमने क्या किया, 5 की प्रेस की, ओके, तो हमारा 15 आ गया था। बट सेकंड वाले मेथड में हमने क्या किया, इक्वल का साइन, जिस सेल में 10 था उस सेल को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर हमने ऑपरेटर का साइन लगाया, जो भी हमें काम करना था ऑपरेटर, ठीक है, और फिर हमने सेकंड वैल्यू जिसको हमने प्लस करना था 10 के साथ, उस सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया। तो दोनों मेथड में आपने देखा कि आंसर हमारे पास सेम आए, बट डिफरेंट क्या है, जस्ट माउस से जाके आप क्लिक कर देंगे, जस्ट माउस से आप क्या करेंगे, कर्सर वहां पे लेके जाएंगे और क्लिक कर देंगे उस सेल के ऊपर जी। अब इन दोनों मेथड में ये डिफरेंट है कि अगर मैं ऊपर अपनी वैल्यू चेंज करूंगा तो सेकंड वाला मेथड जहां पे हमने सेल का एड्रेस दिया हुआ था वहां पे ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो हमने सेकंड मेथड यूज किया था, सेल का एड्रेस दिया था, हमने कहा कि इक्वल C5। अब C5 के अंदर जब भी वैल्यू कोई अपडेट होगी वो खुद ही उसको ऑटोमेट क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। पहले वाले मेथड में हमने 10 लिखा हुआ था, ठीक है, अगर हम ऊपर से हटा देते हैं 10 और 5 तो पहले वाले मेथड के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऊपर से 10 और 5 को रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो फर्स्ट वाले मेथड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों?
कि जो 15 आ रहा है वो हमने हार्ड कोड में वैल्यू लिखी, कांस्टेंट वैल्यू लिखी है। आप हार्ड कोड समझ लें या कांस्टेंट समझ लें, ठीक है। बट सेकंड वाले मेथड में हमने सेल का एड्रेस दिया हुआ है, उसको बताया कि भाई D5 के अंदर जो भी वैल्यू उसको प्लस कर दो D6 वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर मैं यहां से ये देखें 10 और 5 को डिलीट कर देता हूं, मेरा ये वाला फर्स्ट वाला आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा जो फर्स्ट वाला आंसर है ना वो चेंज नहीं होगा। ये देखिएगा, अगर मैं 10 5 को डिलीट कर देता हूं, विल बी चेंज। अब ये देखिएगा, अब अगर मैं यहां से 10 और 5 को डिलीट कर देता हूं तो ये देखें हुआ चेंज, आप देखें। बट यहां पे आंसर आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब C5 के अंदर कुछ है ही नहीं और ना ही C6 के अंदर है और ना ही C6 के अंदर है। अगर मैं यहां पे 10 की जगह कर देता हूं, पहले हमारे पास 10 था, मैंने यहां पे लिख दिया 20 और नीचे एंटर की प्रेस करके मैंने यहां पे लिख दिया 10, तो ये देखो हमारा आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, तो हम अजान का ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, तब तक आप ये देखें करके, फिर आपसे मैं पूछता हूं।
मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, फिर देख लो, आप मेरी बात नहीं मानते ना। आपको पता है ना कि ये वीडियो लाइव वीडियोस होती हैं, बाकी भी इस ग्रुप के अंदर मोर देन 50,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से मैसेज करते हो ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपने लास्ट क्लास में बोला भी था ऐसे, ठीक है। अभी मैं देख रहा था कि आप कमेंट्स, क्या यार, मुझे ना बिल्कुल भी इस तरह से फिर मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। है ना। अब मेरी बात नहीं मानते हैं ना, कि मानते हैं मेरी बात। मैंने आपसे क्या पूछा, आप कोई कमेंट ही नहीं कर रहा। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तब आप कमेंट करते नहीं है, वैसे अदरवाइज एक दूसरे को कमेंट कर रहे होते हो यार। नहीं मानते यार आप इस तरह से मुझे। फिर कमेंट इस तरह से क्यों करते हो यार, आपको पता ना मना किया हुआ है इस तरह से कमेंट नहीं किया करें आप। आप देखिए घर बैठ के आप कितना कुछ सीख रहे हैं और सीखेंगे। आप चाहते हैं कि आपका कोर्स यहाँ पे क्लोज हो जाए? नहीं ना। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा नहीं करें। आ, आप उनको इग्नोर कर दिए करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें, उन मैसेज को इग्नोर कर दिया करें। जब आप उन मैसेज का रिप्लाई करते हैं ना, तो फिर थर्ड पर्सन भी उसका रिप्लाई करना पड़ता है, फिर इसी तरह से रिप्लाई 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 आता रहता है। उसकी बात को आप इग्नोर कर दो यार। जो टाइम आज आपके पास है वो कल वापस दोबारा नहीं आएगा। जो आज टाइम आपके पास है वो कल दोबारा नहीं आएगा। तो इस टाइम को जितना कैच हो सकता है आप कैच करें। अपने आप को जितना ग्रूम कर सकते हो, ठीक है, आप ग्रूम करो। हमने पाकिस्तान में आईटी का रेवोल्यूशन लेके आना, वो कैसे आएगा? आपकी बदौलत, ठीक है। जब आपकी एज के ही स्टूडेंट्स बाहर की कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। पाकिस्तान का नाम रोशन होगा तो आपका नाम रोशन होगा। आप मुझे खुद बताएं कि पेंट वर्ड कुछ सीखा है ना आपने? ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो सीखा होगा, थोड़ा सा तो सीखा होगा पेंट वर्ड, या बिल्कुल भी अभी तक कुछ नहीं सीखा आपने? मुझे बताएं। फिर आप ना, मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ आपसे। मैं आपको भाइयों की तरह से लेके चलता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझाऊं, बट आप फिर मेरे साथ वही करते हैं यार।
तो ऐसे ना करो ना यार फिर आप। चलें, एनीवे है तो आप अच्छे, है ना? तो यार प्लीज बात मान लिया करो, थोड़ी सी बात तो मान लिया करो, ऐसा ना किया करो। अच्छा जी, अभी हमने टू मेथड देखे, ठीक है? हमने क्या किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, जिस तरह से आप करते हुए आ रहे हो। अब कॉपी के ऊपर आपके पास वैल्यूज दो लिखी होती है, आप उनको प्लस करना होता है प्लस कर देते, माइनस करना होता है माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करना होता है डिवाइड कर देते हैं। वही काम हम एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट मेथड हमने यूज़ किया था, वहाँ पे हमने क्या किया था, इक्वल का साइन 10 हमने हार्ड कोड में लिखा था। क्या किया था, हार्ड कोड में, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो चेंज नहीं होती जब तक आप फार्मूला पे जाके उसको एडिट ना कर दें, ठीक है? सेकंड वाले मेथड में हमने क्या किया था, सेल का एड्रेस दिया था। हमने कहा कि भाई इस D5 में जो भी है ना, उसको तुमने प्लस कर देना D6 के अंदर। अब जैसे ही D5 के अंदर वैल्यू चेंज होगी तो आपका आंसर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया? अब अगर आप एग्जाम्पल, ये तो बहुत क्या थोड़ी सी हट किया है, जस्ट आपको बताने के लिए। अब जैसे किसी चीज़ पे आप क्लिक करते हैं, आप फेसबुक के ऊपर आप लाइक करते हैं, तो आप देखते हो उसके लाइक इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या, सेल, अब उस सेल के अंदर D5 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको वो प्लस कर देगा D6 के साथ। वहां पे अगर आपने 5 लिखना है 5 लिख दें, 10 लिखना है 10 लिख दें, 20 लिखना है 20 लिख दें, जो भी वैल्यू होगी उसको वो प्लस कर देगा। जो भी आपने ऑपरेटर का साइन दिएगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, उसको आंसर जनरेट करके आपको दे देगा। प्लस का ऑपरेटर होगा प्लस कर देगा, माइनस का होगा तो माइनस कर देगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा मल्टीप्लिकेशन कर देगा, डिवीजन का होगा तो डिवीजन कर देगा। तो ये चीज़ है, दोबारा से देख लेते, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल का साइन 10 मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, ये देखें, और प्लस, और इसको हम 20 कर दिया हुआ है, चलो 10 ही कर देते हैं, ऊपर से चेंज कर देंगे, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे भी हमने यही काम किया, 10 माइनस 5, ठीक है? और यहाँ पे भी हमने यही काम किया, 10 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 5, 50 आ गया। और यहाँ पे हमने इक्वल का साइन 10 डिवाइड और हमने 5 कर दिया, तो एंटर कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आंसर 1, और अब यहाँ पे देखें आंसर 2 में हम क्या काम कर रहे हैं, इक्वल का साइन। अब यहाँ पे हम हार्ड कोड में वैल्यू नहीं लिख रहे, हमने कहा कि जो ये सेल के अंदर, मतलब कि किस सेल के अंदर, C5 के अंदर जो वैल्यू है उसको तुम प्लस कर दो C6 वाले सेल की वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेल का एड्रेस दे दिया। यहाँ पे हमने क्या काम किया, सेल का एड्रेस दे दिया। सेल का एड्रेस क्या दिया, C5 प्लस C6। अब C5 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको प्लस कर देगा C6 के साथ, एंटर किया, तो ये देखें। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे किया 10 माइनस 5, ओहो, हम यहाँ पे सेल का एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो मैंने कहा 10 माइनस 5, मतलब D5 के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको माइनस कर दो D6 के अंदर। तो D5 के अंदर वैल्यू क्या है 10, और D6 के अंदर वैल्यू क्या है 5, तो वो क्या करेगा, इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देगा। इसी तरह से हमने कहा कि E5 के अंदर जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दो E6 की वैल्यू के साथ, तो वो क्या करेगा, E5 के अंदर वैल्यू क्या है 10, ठीक है? और फिर हमने ऑपरेटर का क्या साइन लगाया, मल्टीप्लाई, तो वो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा E6 की वैल्यू के साथ, ठीक है? इसी तरह से हमने यहाँ पे कहा F, आप सेल का एड्रेस जाके क्लिक भी कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट भी कर सकते हैं माउस से, या आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। आपने क्या किया, इक्वल का साइन लगाया और लिख दिया F5, आप देख सकते हैं वो सेल उसने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या किया, डिवीजन का ऑपरेटर यूज किया, डिवाइड का, और मैंने लिख दिया F, सेल सेलेक्ट करने के बजाय मैं सेल का एड्रेस लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा F6, तो वो देखो उसने ऑटोमेटिक आपके F6 को सिलेक्ट कर लिया।
एंटर करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो आंसर है आंसर 1, ठीक है, जो आंसर 1 है ना, ये हमने क्या किया हुआ है, हार्ड कोड में वैल्यू लिखी हुई, मतलब 10 + 5। अगर मैं यहां से इन वैल्यू को डिलीट भी कर दूंगा तो ये आपका आंसर चेंज नहीं होगा। आंसर 1 आपका विल बी नॉट चेंज, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल 10 + 5 किया है। बट ये वाला आंसर आपका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सेल का एड्रेस दिया है, ये देखें C5 + C6। C5 के अंदर कुछ भी हो सकता है, अभी 10 है, कल आप 20 लिखेंगे तो उसको वो प्लस कर देगा। ये काम हमने सेल का एड्रेस दिया है। सेल का एड्रेस से होगा क्या कि आपके जो भी आप वर्क करोगे, जो भी आप शीट बना रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब जैसे ही वैल्यू अपडेट हुआ करेगी, वो क्या करेगा, आपकी वैल्यू को ऐड कर देगा। जिस तरह से बैंक अकाउंट्स होते हैं, आपने देखा होगा, आपके बैंक में कोई पैसे डिपॉजिट करता है तो आपकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब आंसर 2 में क्या है कि जैसे ही ये वैल्यू अपडेट होगी तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 और 5 को डिलीट कर देता हूँ तो अब क्या, अगर आप देखें, डबल क्लिक किया मैंने सेल के ऊपर, C5 + C6, तो C5 के अंदर कुछ है ही नहीं और ना ही C6 के अंदर है, तो इसलिए आपके पास 0 शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं अब यहां पे लिख देता हूं 20 एंटर 30, तो अब क्या हो गया, C5 के अंदर क्या वैल्यू आ गई 20 और C6 के अंदर क्या आ गया 30, तो इन दोनों को वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 50। जी, 2 से ज्यादा सिलेक्ट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा सिलेक्ट हो सकते हैं। 2 से ज्यादा आप जिस तरह से मैथमेटिक में काम करते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जैसे कि आप 2 से ज्यादा वैल्यू को प्लस कर सकते हो, 2 से ज्यादा आप वैल्यू को माइनस नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। तो यहां पे भी ये सीन है। जी, अगर आपको ये काम समझ में आ गया है, आपको कांस्टेंट वैल्यू और सेल रेफरेंस का काम समझ में आ गया, सेल एड्रेस का, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, मैंने आपको पहले भी कहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपके लिए इजी होगा। वर्ड की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जितना आप वर्ड को देते थे टाइम, उससे डबल अगर आप टाइम देंगे एक्सेल को, तो देन तब भी आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं हम। मैंने इस प्लस के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास सेकंड शीट अपेयर हो गई, ठीक है। आप प्लस के ऊपर क्लिक करते रहेंगे तो वो आपकी शीट को क्या करेगा, ऐड करता रहेगा, शीट इंसर्ट करके आपको देता रहेगा। अब मैंने यहां पे लिखा TECH टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स। अब जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, वो मैंने किस सेल एड्रेस में लिखा है, जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस सेल एड्रेस में लिखा हुआ है, कोई मुझे बताएगा? जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस सेल एड्रेस में लिखा हुआ है, जो टेक्नो किड्स स्टूडेंट आप देख रहे हैं वो किस सेल में लिखा हुआ है? A1। आपका जो एक्सेल में सबसे पहला सेल होता है वो होता है A1। सेल में सबसे पहले आपके पास कॉलम शो करता है, देन फिर आपके पास रो आती है। देखें, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं A1। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे ये जो स्टूडेंट आ रहा है ये तो B वाले कॉलम पे आ रहा है, ऐसा ही है, या तमाम टेक्स्ट जो टेक्नो किड्स स्टूडेंट लिखा हुआ है वो A1 वाले ही सेल पे लिखा हुआ है? क्या टेक्नो किड्स स्टूडेंट A1 वाले सेल पे लिखा हुआ है या B1 वाले सेल पे भी लिखा हुआ है?
अच्छा, कुछ कह रहे हैं ओनली A1 और कुछ कह रहे हैं दोनों पे। अच्छा, अगर मैं B1 वाले सेल पे आके कुछ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो क्या ये स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा? जो ये लिखा हुआ आ रहा है क्या ये डिलीट हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे आके कुछ टाइप करता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नेम टाइप करता हूँ तो क्या ये डिलीट हो जाएगा? मुझे बताएं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजवान। वैसे तो मुझे लिखना चाहिए था आप बहुत तंग करते हो मुझे। तो अब मुझे कोई बताओ, क्या वो स्टूडेंट जो लिखा था वो डिलीट हो चुका है? क्या जो आपने स्टूडेंट लिखा था, टेक्नो किड स्टूडेंट, क्या वो डिलीट हो चुका हुआ है? हाइड हो जाएगा, नॉट डिलीट। जी बिल्कुल। जो आपने टेक्स्ट लिखा था टेक्नो किड स्टूडेंट्स, वो आपने लिखा था A1 के ऊपर। ठीक है, आपने किस सेल पे लिखा था टेक्नो किड स्टूडेंट? A1 के ऊपर। और जो मैंने रिजवान लिखा है वो मैंने लिखा है B2 के ऊपर, मतलब B1 के ऊपर। ये देखें, ऐसे ही है। बट टेक्स्ट आपका ज्यादा था, जो टेक्स्ट था उसका जो कंटेंट लेंथ थी ना वो ज्यादा थी, तो इस वजह से वो आपके पास बी पे भी शो हो रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि हमने बी पे लिखा तो वो उसने डिलीट कर दिया, वो टेक्स्ट आपका हाइड हो गया। अगर आप वो चाहते हैं कि टेक्स्ट आपका प्रॉपर शो हो जाए तो आप क्या करेंगे, अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर देंगे। आप क्या करेंगे, अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कैसे करेंगे? ए और बी के बीच में लाइन अगर आप देख रहे हैं, जैसे आप इस लाइन के बीच में माउस लेके आएंगे तो आपका जो माउस का कर्सर है वो डबल एरो में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल एरो में चेंज हो जाएगा। अच्छा, विड्थ इंक्रीज करने से पहले आपको मैं दिखा दूं, मैं B1 पे क्लिक करता हूं तो क्या लिखा हुआ आ रहा है? B1 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? B1 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? B1 वाले सेल पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? B1 वाले सेल पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? रिजवान। अच्छा जी, आपके पास पूरा शो हो रहा है। और A1 वाले सेल पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा? अगर मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो फार्मूला बार पे क्या शो करेगा ये? अगर मैं A1 वाले सेल पे क्लिक करता हूं तो फार्मूला बार में क्या शो करेगा? जी, अगर मैं A1 वाले सेल पे क्लिक करता हूं तो फार्मूला बार में क्या शो करेगा? A1 वाले सेल पे क्लिक करता हूं, टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स, ये देखिए। बट सर, ये किड का डी भी हमें आधा नजर आ रहा है यहाँ पे, और एस भी नजर नहीं आ रहा, और स्टूडेंट तो पूरा ही नजर नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपका टेक्स्ट की लेंथ थी ना वो आपके सेल के विड्थ से ज्यादा थी, तो इस वजह से वो हाइड हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मुझे ये पूरा टेक्स्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हो वही टेक्स्ट मुझे यहाँ पे भी नजर आए। तो मैं क्या करूंगा, अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर दूंगा। ये देखें, ए और बी के बीच में जो लाइन आ रही है, इस लाइन के ऊपर जैसे आप माउस का कर्सर लेके आएंगे तो आपका माउस का कर्सर डबल एरो में चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको जितना इंक्रीज करूंगा, ये देखें मैंने इतना इंक्रीज किया तो ये देखें थोड़ा सा नजर आया, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, ये देखें, ये देखें। ठीक है, जितना भी आपने इंक्रीज करना है, अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना है, आप कर सकते हैं। ये देखें, जितना भी आपने कॉलम की करना है इंक्रीज, आप कर सकते हो। ठीक है, कम करना है आप कम कर सकते हो। ये देखिए अगेन मैंने कम कर दिया। समझ में आया?
तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक्सेल के अंदर ये चाहिए, जो आप कमेंट सेक्शन में यूज करते हैं ना, वो आपको एक्सेल में चाहिए। अगर आपका ये चलेगा तो एक्सेल भी चलेगा, ठीक है। तो बहुत अभी तो बहुत बेसिक चीजें हम देख रहे हैं, और एक्सेल के अंदर आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात होगी। जितना आपका इंटरेस्ट होगा, अगर आपको चीज़ें इजी से समझ में आ रही होंगी, तो हम एक्सेल को बहुत देखेंगे, डीपली देखेंगे। जब तक आपका इंटरेस्ट, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहा एक्सेल के अंदर और आपको समझ में जैसे ही आना बंद हो जाएगा, तो हम वहीं पे क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे। तो इसलिए जितनी कोशिश हो सके उतनी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने का मौका मिले, ठीक है। मुश्किल है, ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, लॉजिकल है, ठीक है। जो भी आप काम, जिस तरह से आप बाइक या ऐप यूज करते हैं, फूड पांडा, उसके पीछे भी एक लॉजिक होती है, लॉजिक बिल्ड की होती है। जो आपके स्कूल में मार्कशीट आपको मिलती है, रिजल्ट कार्ड आपको मिलते हैं, वो भी पीछे एक लॉजिक लगी होती है, जिसके बिहाफ पे आपके पास मार्कशीट प्रिंट होके आ जाती है, सर्टिफिकेट आपके पास प्रिंट होके आ जाते हैं, ठीक है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, आप हर इंसान के इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा सीखने का, तो आप बहुत कुछ सीख सकोगे, ठीक है, बहुत कुछ सीख सकोगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं। तो मैंने क्या किया, सेल के साइज, सेल का जो विड्थ थी ना, उसको इंक्रीज कर दिया। अच्छा, आप क्लिक करके भी इसको आगे की तरफ साइज को इंक्रीज कर सकते हो, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, ए बी जो लाइन आ रही है इसके ऊपर जैसे ही माउस का कर्सर लेके आएंगे, तो आपका जो माउस का कर्सर है वो डबल एरो में चेंज हो जाएगा। और आप माउस लेफ्ट 2 टाइम प्रेस करोगे, 2 टाइम, तो वो क्या कर देगा, आपके कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर देगा। जितना टेक्स्ट लिखा होगा, जितना टेक्स्ट लिखा होगा, आपके कॉलम की विड्थ भी वो क्या कर देगा, उतनी ही कर देगा। ओके, ये चीज है। अब जब कॉलम की विड्थ इंक्रीज होगी, तो वो तमाम मतलब A1, A2, A3, A4 जितनी भी आपके पास A1 वाले, A2, A3, 4, 5 वाले सेल्स आपके पास आ रहे हैं, उन तमाम की विड्थ इंक्रीज होगी। आप देख सकते हैं, ये देखें, ओके। क्लियर? अब वही तमाम चीजें, अगर आपने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया, जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल यूज करना है वो आप फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं। ये देखें, अब जैसे मैंने फॉन्ट स्टाइल यूज किया, तो फॉन्ट का साइज आपका उसने क्या कर दिया, जो स्टूडेंट का EN था वो उसने हाइड कर दिया। तो मैं अगेन डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, प्रॉपर शो हो जाएगा। ये देखें, इसी तरह से हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं जैसे ही फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरा जो सेल का साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे पूरा टेक्स्ट शो करने के लिए अगेन डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक का मतलब कि ऑटो फिट, ठीक है, वो आपके कॉलम को क्या कर रहा है, ऑटो फिट कर रहा है जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं। साइज डिक्रीज करना है, आप साइज डिक्रीज कर सकते हैं। अब साइज आपने कम कर दिया, बट अभी आपका ये वाइड ब्लैंक स्पेस आ रही है, तो अगेन आप इसको क्लिक करके भी लेफ्ट साइड पे मूव कर सकते हो, या आप यहाँ पे आके डबल क्लिक कर देंगे
देन तब भी वो क्या कर देगा, आपके कॉलम को ऑटो फिट कर देगा। ऑटो फिट का मतलब फिर मैं आपको बताता चला, जितना आपके सेल के अंदर कंटेंट होगा उसके मुताबिक आपके कॉलम की विड्थ को सेट कर देगा। ये अगर आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन और अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। ओके, क्लियर? अच्छा, अब जिस तरह से आपने वर्ड के अंदर देखा था, जिस तरह से आपने वर्ड में देखा था जब हम टेबल बना रहे थे, मैंने इसलिए आपके टेबल के ऊपर बहुत फोर्स किया था। ये आगे सेल ऐसे ही है ना। अब हम इसकी इस तरह से सेट कर सकते थे, आपने देखा था कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते थे अगर आपने यहाँ पे लेआउट, और ये देखें ऐसे ही है ना, ये देखें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप ऑटो फिट कर सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, ये आपको बताया नहीं था, अगर आपने देखना हो तो देख लीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टेक्नो किड्स, स्टूडेंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखो आ गया टेक्स्ट। अब यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, हम जब बॉर्डर को रिमूव करते थे, मैंने इसको कर दिया नो बॉर्डर, तो ये आपके पास ग्रिड लाइंस आ रही हैं। ग्रिड लाइंस क्या कर रही होती हैं, जस्ट आपको इंडिकेट कर रही होती हैं, बता रही होती है कि यहाँ पे ये सेल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ये सेकंड सेल आपका स्टार्ट हो गया, थर्ड सेल स्टार्ट हो गया, फोर्थ सेल स्टार्ट हो गया। बट जब हम इसको प्रिंट निकालते थे तो इसका प्रिंट में कोई भी आउटपुट नहीं आता था। ये देख सकते हैं आप, कोई भी आउटपुट नहीं आता था। बट अगर हमने बॉर्डर यूज किए होंगे, बट अगर हमने बॉर्डर यूज किया होगा तो इसका आउटपुट भी आपको प्रिंट प्रीव्यू में शो होगा। ये देखें, ठीक है। तो इसी तरह से एक्सेल के अंदर जो आपको ये लाइंस आ रही है ना, ये आपकी ग्रिड लाइंस है, जस्ट आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे ये सेल A1 सेल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसकी विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, इंडिकेट कर रहा है। बट अगर मैं इसको कंट्रोल P करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल P प्रिंट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल P करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो कोई भी बॉर्डर शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें एक्सेल के अंदर बॉर्डर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। जिस तरह से वर्ड के अंदर आपने देखा था, वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। जिन सेल के ऊपर आपने बॉर्डर अप्लाई करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ वर्ड के अंदर, तो मैंने क्या किया, इन सेल को कर दिया नो बॉर्डर। तो अब आप देखोगे कि इतना बॉर्डर का पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आपके पास आएगा। ठीक है, इसको हमने कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर। अब ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने कंट्रोल C और इन सब पे मैंने कर दिया, और इसी तरह से ये देखें, जस्ट टेक्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। और यहाँ पे हमने कह दी कि भाई नो बॉर्डर, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया नो बॉर्डर। ये टेक्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सको। अब जब मैं कंट्रोल P करूंगा तो ये देखें, इन पे बॉर्डर नहीं आ रहा, क्योंकि इन पे हमने बॉर्डर लगाया ही नहीं था। इनके ऊपर बॉर्डर लगाया, यहाँ पे हमने बॉर्डर लगाने के बाद इसको नो बॉर्डर कर दिया। तो इसी तरह से एक्सेल में भी जब मैं कंट्रोल P कर रहा हूं तो ये देखिए मेरे पास कोई बॉर्डर शो नहीं कर रहा है। देख रहे हैं आप, ये देखें। अब मैं चाहता हूं कि ये बॉर्डर्स शो हो जाए, मतलब इसी तरह से बॉर्डर्स आ जाए, टेक्नो किड्स और वन वाले सेल के अंदर क्या आ जाए, बॉर्डर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, जितने सेल्स के ऊपर मुझे बॉर्डर लगाना है उतने सेल में क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, उतने सेल की मैं सिलेक्शन कर लूंगा, और बॉर्डर पे आके वही बॉटम बॉर्डर लगाना है, टॉप बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट बॉर्डर लगाना है, राइट बॉर्डर लगाना है, नो बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर करना है। तो
हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दिया, तो इसके चारों साइडों में वो क्या कर देगा, बॉर्डर अप्लाई कर देगा। ये देखो, अच्छा अगर हम मजीद इसको मैं नीचे तक ले आता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ 10 तक। मैंने 10 तक 1 से लेके A1 से लेके B10 तक मैंने क्या कर लिए, सेल सिलेक्ट कर लिए। A1 से लेके B10 तक मैंने सेल सिलेक्ट कर लिया और इन तमाम को मैंने क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये तमाम बॉर्डर शो होंगे आपके प्रिंट प्रीव्यू में। ये देखें, ठीक है। अब इसी तरह से हमने वर्ड के अंदर देखा था शेडिंग का। शेडिंग क्या करता था, आपके सेल को फिल कर देता था, ऐसे ही है। ये देखिए, इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, फिल कलर। यहाँ पे वर्ड के अंदर क्या था, आपका शेडिंग था, और एक्सेल के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, इसको फिल कलर दे दिया। अब मैं जैसे माउस लेके आता हूँ, वो कह रहा है कलर द बैकग्राउंड ऑफ सेल टू मेक देम स्टैंड आउट। अगर आपको सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करने तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए, देखा आपने, जो भी कलर आपने अप्लाई करना है वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से आपने वर्ड में देखा था। आई होप आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें अगर आपको यहां तक तमाम चीजें क्लियर हैं। कलर का वही है कि जिस सेल को आपने कलर फिल करना है, ठीक है, जिन सेल का आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो सेल आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और कलर पे जाके फिल कलर में जाके कलर चेंज कर देंगे, जिस तरह से आपने वर्ड में देखा था। वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको वर्ड में, इसलिए मैं आपको वो उस टाइम भी कहा था कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा, आगे यही चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको ये MS ऑफिस बहुत अच्छे से आता होगा तो आप आगे हर फील्ड के अंदर चीज़ों को बहुत जल्दी से और बहुत इजीली से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें। अब मैंने एक शीट ले ली और मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमने आपको असाइनमेंट दिया था 2 4 3 6, ठीक है, ये देखें, इनको जूम कर देते थोड़ा सा, दोनों का सिलेक्ट किया, ओके हो गया। ये देखें, अब अगर मैं प्रिंट निकालता हूं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ये देखें 2 3 4 5 6 7 8। मैं चाहता हूं बॉर्डर अप्लाई करना, मैंने क्या किया, इन सब को सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स पे आया और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। ये देखें, अब देखें बॉर्डर्स अप्लाई हो गए। मैं चाहता हूं हर टेबल को डिफरेंट कलर देना, तो मैंने क्या किया, 2 वाले टेबल को सिलेक्ट किया और यहां पे आया, कलर चेंज कर दिया। इसी तरह 3 वाले को मैंने सिलेक्ट किया और 3 वाले टेबल को मैंने कलर दे दिया। इसी तरह से मैंने 4 वाले टेबल को सिलेक्ट किया और इसका कलर चेंज कर दिया, और इसी तरह से मैंने 5 वाले टेबल को सिलेक्ट किया और इसका कलर चेंज कर दिया। ये देखो, ठीक है। देख रहे हैं आप, इसी तरह से मैंने ब्लैक कर दिया। ओ, अब मैंने ब्लैक कलर कर दिया तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो कहां गया, ये क्या हुआ, टेक्स्ट क्यों नजर नहीं आ रहा, टेक्स्ट क्यों नजर नहीं आ रहा।
टेक्स्ट क्यों नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, बिकॉज टेक्स्ट कलर भी आपका क्या था, ब्लैक था, तो इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। बट जब आप सेल पे क्लिक कर रहे हो तो आपके पास फार्मूला बार में वो बता रहा है, ये देखें 9 18। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन 9 वाले टेबल को सिलेक्ट किया और मैं अब इसका कलर, फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ वाइट। वाह ऑसम सर, मजा आ गया। ठीक है, इसी तरह से फॉन्ट का कलर आपने चेंज करना है, आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सर ये तो वही तमाम चीजें जो हमने वर्ड में देखी थी। सर ये तो वही तमाम चीजें हम जो वर्ड में देखी थी, मजा आ गया। तो इसलिए कहा था बेटा कि आपने वर्ड को बहुत सीरियस, बहुत टेबल के ऊपर मैंने बहुत फोकस आपका किया था और शेप के ऊपर बहुत फोकस किया था और आपको सेक्शन ब्रेक का कहा था। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आपको यहाँ पे एक्सेल में मुश्किल नहीं होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ कह रहे हैं फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? फॉर्मेट पेंटर जिस तरह से वर्ड के अंदर काम करता था, इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी काम करता है। क्या काम करता था सर? थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। अच्छा, याद नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई होती है उसको अगर आपने कॉपी करना है तो वो आप फॉर्मेट पेंटर की मदद से कर सकते हैं। सर समझ में नहीं आया। अच्छा, करके दिखाता हूं आपको मैं। अब मुझे क्या करना है कि जो यहाँ पे कलर अप्लाई हुआ है या जो भी इसका फॉन्ट का कलर है, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की हुई है, ये फॉर्मेटिंग 3 वाली 10 के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। ओ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस फॉर्मेटिंग को आपने कॉपी करना है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे, फॉर्मेट पेंटर पे आओगे और देन जिस फॉर्मेट को 3 जैसा बनाना है उसको आप क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सर अब आ गया ना समझ में, डन हो गया सर, अब समझ में आ गया। कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी। सर अब आया ना फॉर्मेट समझ में। अब कट कॉपी बिल्कुल वही जो वर्ड के अंदर था, पेंट में था, वही। कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड कीज होती हैं, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड कीज होती हैं जो जिस सॉफ्टवेयर में भी यूज कर लें वही काम करती है। कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, कंट्रोल एफ फाइंड के लिए, ठीक है, कंट्रोल जेड वाई, कंट्रोल एच, ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड कीज हैं जो हर एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप बहुत मजा आ रहा होगा आपको। तो आगे चलें थोड़ा सा, जी थोड़ा सा आगे चलें। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इस टाइम मेरा कौन सा सेल, एक्सेल में कौन सा सेल अभी एक्टिव है, किस सेल के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है, कैसे पता चलेगा? किस सेल के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है कैसे पता चलेगा? I1 के ऊपर। अच्छा, तो मेरे पास ये, अब मैंने किस सेल पे क्लिक किया हुआ है? अब कौन सा सेल आपका एक्टिव है? सेल कौन सा एक्टिव है?
अब कौन सा सेल एक्टिव है? ओके, अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे I1 के ऊपर मुझे क्या करना है, I1 वाला सेल को सिलेक्ट करना है, I1 वाले सेल को सिलेक्ट करना है, और मैं माउस इस तरह से माउस के साथ नहीं क्लिक करना चाहता, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? कोई मुझे बता सकता है? मुझे क्या करना है, I1 वाले सेल को सिलेक्ट करना है, मतलब वहां पे मुझे I1 वाले सेल को सिलेक्ट करना है, जो मेरा एक्टिव सेल ग्रीन बॉक्स आ रहा है वो I10 पे आ जाए, बट मुझे माउस की मदद से नहीं, वहां पे माउस से जाके क्लिक नहीं करना। तो क्या करेंगे? अगर हम एरो की मदद से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा नेम बॉक्स में लिख देंगे, हम यहां पे लिख देंगे I10। जिस सेल का आप एड्रेस लिखोगे वह क्या करेगा, वो आपको उस पार्टिकुलर सेल के ऊपर जंप कर देगा। ये देखें, I10 लिखा था, I10 पे आ गया। अगर मैं I1 लिखता तो ये क्या करता, I1 पे आ जाता। इसी तरह से मैं A1 लिखता तो ये क्या करता, A1 दे देता। ये देखें, मैंने यहां पे क्या किया, A1, मैंने यहां पे लिखा E5, ठीक है, मैंने यहां पे लिखा E5, तो ये क्या करेगा, E5 वाले सेल पे ले जाएगा। सर ठीक है, सब समझ में आ गया जो आपने बताया। एक चीज तो बताया हमें, अगर हमें कुछ वैल्यू हमने लिख दी, जैसे हमने यहाँ पे 30 लिखा हुआ है और मुझे यहाँ पे लिखना था 35, तो फिर मैं क्या करूंगा, हम किस तरह से अपने सेल को एडिट कर सकते हैं? तो उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, या तो माउस की मदद से उस सेल के ऊपर डबल क्लिक कर दोगे, आपके पास इंस्ट्रक्शन पॉइंट आ जाएगा, या आप कीबोर्ड से F2 क्या करेंगे, F2 की प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो देन तब भी आप क्या करेंगे, 0 को रिमूव करेंगे, 5 लिख देंगे, ठीक है। दूसरा आपको बताया कि आप उस सेल के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे और जो भी आपने अपडेट करना है वो आप कर देंगे। तीसरा आप क्या काम कर सकते हैं कि आप उस सेल पे क्लिक करें और फार्मूला बार में जो आके जो भी आपने उस वैल्यू को चेंज करना है आप कर सकते हैं। जी समझ में आया कैसे हम अपने सेल्स के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई उसको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं? हमने देखा, फर्स्ट में हमने देखा कि हम उस सेल के ऊपर डबल क्लिक करके जो भी हमने अपडेट करनी है वैल्यू वो हम टाइप कर देंगे। दूसरा हमने देखा कि F2 उस सेल पे हम क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से F2 की प्रेस कर देंगे तो उस सेल के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंट आ जाएगा जिस तरह से डबल क्लिक करने पे आया था। इसी तरह से तीसरा हमने मेथड देखा कि हम फार्मूला बार पे क्लिक कर देंगे और फार्मूला बार पे जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो किस किस के पास आपका कमेंट आ रहा है कि सर वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? प्लीज मुझे काइंडली ये बता दें। अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग सीखने का, ठीक है, तो उसके लिए बहुत मस्ट है कि एक्सेल के अंदर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसको लॉजिक बिल्ड करना आती हो या आ जाए तो उसके लिए बहुत इजी होगा। अगर हम ही आपके साथ वेब मोबाइल में रहे तो फिर मैं यही एग्जांपल, जिस तरह से वर्ड के अंदर आपको वर्ड के अंदर हमने काम किया था और एक्सेल के अंदर आपको एग्जांपल है दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि आपको क्या इजी से आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि वो आप चीज़ें देख चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए आप फौरन से उस चीज़ को पिक कर लेंगे।
मीनिंग डी? डी तो मैंने कुछ भी नहीं बोला था। मैंने कंट्रोल, इसके अंदर भी वही शॉर्टकट कीज है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड, रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, सेव एज करने के लिए F12, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल पी, ठीक है, फाइंड के लिए कंट्रोल एफ, रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, ठीक है। और एक्सेल के अंदर साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की काम नहीं करेगी जो आपको वर्ड में बताई थी। ओके, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ, 10, 20, 30, ओ ऐसे नहीं, क्या मैं इन वैल्यू का जो आंसर है, जो मेरे पास यहाँ पे ये नंबर आ रहे हैं, क्या इनका आंसर मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ? क्या इनका आंसर जो है मैं यहाँ पे शो करवा सकता हूँ कि मैं इन वैल्यू को जमा करूं और आंसर यहाँ पे आ जाए? मैं चाहता हूं कि मेरे इन वैल्यू को जमा करने पे इस सेल पे आंसर आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा जी? मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं इन 10, 55, 64, 70, 99, 40 को सब करूं, जमा करूं, एडिशन करूं, बट आंसर यहां पे आना चाहिए, आंसर यहां पे आना चाहिए। तो क्या करेंगे? आंसर मुझे इस सेल पर चाहिए, मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैंने आपको, मुझे इस सेल पे आंसर चाहिए, तो क्या करना होगा? सिलेक्ट एंड राइट ड्रैग, क्या जिस सेल पे आपको आंसर चाहिए, आप फार्मूला या फंक्शन उसी सेल पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे आंसर जो चाहिए, इन सबको जमा करने के बाद जो इसका आंसर आए वो आए E3 के ऊपर। तो जहां पर हमें आंसर शो करवाना है, जिस सेल पे हमें आंसर शो करवाना है, हम उस सेल के ऊपर ही फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे इक्वल 10 प्लस 55 प्लस 64 प्लस 70 प्लस 99 प्लस 40 एंटर करूंगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो आंसर मेरे पास आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ये देखें, ठीक है। आपको जिस सेल पे आंसर चाहिए उस सेल पे आप फार्मूला फंक्शन जो भी आप यूज कर रहे होंगे आप यूज कर सकते हैं। ओके हो गया? अच्छा जी। अगर मैं इन तमाम वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं, इन तमाम वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं और मैं इनको क्या करता हूं, राइट साइड पे मूव करता हूं, मतलब राइट साइड पे कह रहा हूं, लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं, तो क्या होगा? क्या मैं इन तमाम सेल को सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं तो क्या होगा? तो क्या होगा?
तो आप में से कह रहे हैं सेम वैल्यू आ जाएगी, कॉपी हो जाएगा, रिपीट होंगे। ओके, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, मेरे पास इतने 1 2 3 4 5 6 सेल के अंदर वैल्यू लिखी हुई, इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूं और नीचे डाउन साइड पे ड्रैग करता हूं, मतलब कि इस तरह से मैं ड्रैग करता हूं नीचे, तो क्या होगा, क्या क्या आएगा मेरे पास? ये वाला तो आपने बिल्कुल राइट बता दिया, ये तो आपने बिल्कुल सही बता दिया। अगर अब मैं इन सेल को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा डाउन साइड पे, तो क्या होगा, क्या क्या नंबर आएंगे? सेम आएंगे, ठीक, चेंज होंगे, या पता नहीं। अबू जैर कह रहे हैं 50 60 70 80 कॉपी हो जाएंगे, सेम आएंगे, ऐड होगा। मुझे बताओ ना 40 के बाद क्या आएगा? अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, तो यहां पे क्या वैल्यू आएगी? जी मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी? जी क्या वैल्यू आएगी? अच्छा, उनके नंबर से क्या यहाँ पे 40 के बाद क्या आएगा? 40 के बाद क्या आएगा, ये कोई एक बता देना। 40 के बाद क्या आएगा? 40 के बाद क्या आएगा? फिफ्टी आएगा, 10 आएगा, पता नहीं है। तो यही तो चीज है एक्सेल के अंदर कि आप खेलें जितना चाहें, इसके अंदर जितना आप खेलेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज से आपने प्रॉमिस करना है कि हम एक्सेल के अंदर बहुत ज्यादा टाइम देंगे, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप एक्सेल के अंदर जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है। जो माइंड में आए वो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे कि हमने 2 वैल्यू का किया था, अब हमारे पास 6 वैल्यू है, अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपके माइंड में आए आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो एक्सेल के अंदर हमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक कहा ना बच्चों? सही कहा? बता दो यार। चलें देखते हैं, आप बता नहीं रहे। मैंने इन सब सेल को सिलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो मेरे पास क्या आ गया? 85, ठीक है। अच्छा जी, हम थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेते हैं, 93, 101, ठीक है। 85, 93, 101, बट हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यू या सिंगल वैल्यू को ही ड्रैग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादातर सिंगल वैल्यू या डबल वैल्यू को ही इस तरह से डाउन साइड पे ड्रैग कर रहे होते हैं, ज्यादा वैल्यू को हमें ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ती।
सर दो सेल सिलेक्ट कैसे होंगे जो आपने कल बताया था सर प्लीज। दो सेल कैसे सिलेक्ट होंगे अभी कितनी दफा करके बता दिया है। आपने 10 लिखा 5 लिखा, ठीक है। अब आप माउस से क्या करेंगे, 10 के ऊपर क्लिक करेंगे, हर लेफ्ट की, ठीक है, लेफ्ट बटन आप क्या करके प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके, और नीचे दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, और देन इस डॉट पे आप आएंगे और ड्रैग कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा सर। ये सर दोनों सेल सिलेक्ट होंगे जो आपने कल बताए थे सर प्लीज बता तो दिया। आपके पास वीडियो पड़ी होती है, आप देख लिया करें अगेन। तो अब अगर मैं यहां पे करता हूं, आंसर लगाता हूं, सबसे पहले आपने जो भी फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करने हैं तो इक्वल का साइन आपको लगाना होगा, और मैंने कहा 10 प्लस 55 प्लस 64 प्लस 70 प्लस 99 प्लस 40। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं, मेरे पास आंसर क्या आएगा। थ्री 8 गुड हो गया। ये देखिए, अब मैं यहां पे मैंने पहले यहां पे मैंने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू मतलब 10 55 64 70 99 40 कांस्टेंट वैल्यू मतलब हार्ड कोड में वैल्यू दी। बट अब यहां पे जो हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, सेल का एड्रेस देंगे। हमने कहा इक्वल का साइन 10 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8। तो अब क्या आंसर आएगा, तो अब क्या आंसर आएगा, थ्री 8 गुड हो गया। अच्छा, अगर यहां पे मैं ये 64 को कर देता हूं 80, अगर मैं यहां पे 64 को कर देता हूं 66, यहां पे अगर मैं 66 कर देता हूं तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा, क्या मेरा आंसर चेंज होगा। 64 था, मैं 66 करके अगर मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो बी वाले में, मेरा बी वाले कॉलम में आंसर चेंज होगा कि नहीं। क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट वैल्यू अगर आपने किसी फार्मूले या फंक्शन के अंदर कांस्टेंट काम किया होगा, हार्ड कोड में वैल्यू लिखी होगी, तो वो चेंज नहीं होगी। ऊपर से मैं वैल्यू डिलीट भी कर दूंगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में, ठीक है। बट जहां पे हमने सेल का एड्रेस दिया हुआ है वहां पे डेफिनेट उसका इंपैक्ट पड़ेगा, उसका डिफरेंट होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको समझें ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फर्स्ट वाला मेथड में हमने कांस्टेंट वैल्यू दी, मतलब 10 हमने खुद लिखा था, 44 हमने खुद लिखा था, 99 हमने खुद लिखा था, ये सब चीजें हैं, ठीक है। सेकंड वाले मेथड में हमने क्या किया, सेल का एड्रेस दिया, C3 C4 C5 C6 C7 8 9 10, इस तरह से हमने सेल का एड्रेस दिया, ठीक है। तो फर्स्ट वाले मेथड में आपका आंसर चेंज नहीं होगा, बट सेकंड वाले मेथड में आपका आंसर चेंज होगा। ये देखिए, मैं यहां पे चेंज कर देता हूं 66, पहले हमारे पास क्या अभी आ रहा है, 64 आ रहा है, हमारे पास 64 आ रहा है और आंसर 338 है। अगर मैं इसको 66 कर देता हूं तो मेरा आंसर विल बी नॉट चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने हार्ड कोड में वैल्यू लिखी थी। बट अगर मैं यहां पे 66 कर देता हूं तो मेरा आंसर विल बी चेंज, क्योंकि यहां पे हमने सेल का एड्रेस दिया था। ये देखिए,
तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, कांस्टेंट वैल्यू दी थी, हार्ड कोड वैल्यू 10 खुद टाइप कर रहे थे, 44 खुद टाइप किया, 99 खुद टाइप किया। लेकिन सेकंड मेथड में हमने क्या किया, हमने सेल का एड्रेस दे दिया, हमने कहा इस सेल में जो भी वैल्यू है उसको तुम प्लस कर दो। अब जैसे उस सेल के अंदर वैल्यू चेंज होगी तो आपका आंसर भी चेंज होगा। तो आई होप आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि जो भी आज हमने पढ़ा है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और क्लासरूम में सबमिट करवाएंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कांस्टेंट वैल्यू और सेल रेफरेंस का, सेल एड्रेस का डिफरेंट देखा, बॉर्डर्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, फिल कलर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने फॉन्ट स्टाइल किस तरह से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज किस तरह से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज का साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट, ये तमाम चीजें देखी। तो आई होप ये तमाम चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।